विष्णु शर्मा जी का इस नर्मदा साहित्य मंथन के पंचम सोपान के आज प्रथम दिवस के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं वो विषय है संघ और मीडिया नरेटिव्स। अब इस संघ और मीडिया नरेटिव विषय पर हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आदरणीय प्रवीण जी से, विष्णु जी से ये आग्रह करता हूँ कि उन्होंने संघ पर अपनी 100 कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियों के बारे में थोड़ा सा एक बार अपने इसके लिए विस्तार से बता दे, थोड़ा सा संक्षेप में, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर अपने विषय को लेकर। 100 विभिन्न विषयों पर संघ पे स्थापना काल से अभी तक इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं। मेरा आग्रह है कि वे संक्षेप में अपनी कहानियों के बारे में बताएं। अभी तक मैं सभी लोगों को नमस्कार। पहले मैं इंदौर में लिट चौक में आया था 2 साल पहले, और तभी मेरी नई किताब आई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फाइल्स। ये गांधी जी से पहले जितने कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं ये उनके विषय में थी। और फिर मुझे लगा, अभी संघ के 100 साल भी हो रहे थे, तो मुझे लगा था कि एक सवाल बहुत उठता है, अभी हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि संघ ने क्या किया आज़ादी के लिए, संघ ने शुरुआत कैसे की। तो मुझे लगा कि कांग्रेस की शुरुआत पे मैं रिसर्च कर चुका था बहुत सारी, तो संघ के बारे में लोगों को बताया जाए। और आज तक का मंच ऐसा था जिसके जरिए वो आम आदमी तक ज़्यादा पहुंचते हैं और लोग उन पर यकीन करते हैं, तो बहुत सी चर्चा हुई आज तक के लोगों के साथ। उन्होंने एक बनाया कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा संघ 1000 कहानियों में भी नहीं समेटा जा सकता। 100 कहानियां हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसी कहानियां लाई जाएं जहां बड़े शिफ्ट हुए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं, और ऐसे वो लोग आए जिन्होंने संघ को आज यहाँ पहुंचा है, लेकिन वो नींव के पत्थर हैं और गुमनाम नायक हैं। ऐसे लोगों की कहानियां आए और साथ में वो विवाद आए, बड़े बड़े फैसले आए, कैसे ये वाला आंदोलन हुआ, कैसे वो आंदोलन हुआ। और सबसे बड़ी जो मैंने देखा कि सबकी जो चिंता, जो मेल्स आ रहे हैं और जितने भी पत्र आ रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं, उनकी वही चिंता थी कि कैसे जब संघ शुरू हुआ, जो सारे लोग बैठे, चर्चा हुई, तो वो कांग्रेस से कैसे डिफर था और कैसे वो कर रहा था और क्यों नहीं वो कांग्रेस की तरह चल रहा था। तो बहुत मजा आया। आप लोग उसे आज तक पे अभी भी पड़ी हुई है वो कहानियां, हम मेरे नाम से और आज तक डालेंगे तो गूगल पे बड़े ऊपर ही पहुंच जाएंगी। उन कहानियों को पढ़िएगा और वहां पे मेल आईडी दिया है मेरा, लिखिएगा, बताइएगा कैसी है वो। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस शताब्दी वर्ष के आयोजन के निमित्त संघ ने बहुत जगह पर हिंदू सम्मेलन किए हैं, संघ समाज में पहुंचा है। परंतु संघ की स्थापना काल से लगाकर अभी तक मीडिया में संघ के प्रति बहुत अलग अलग प्रकार के नैरेटिव सेट हुए हैं। लगभग मीडिया ने एक नकारात्मक छवि को प्रस्तुत करने का लंबे समय तक काम किया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही, इस विषय पर जो मीडिया में नैरेटिव्स होते हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए पहले आपको जैसे बड़ी बात पे जाना पड़ेगा कि हम उस टाइम का देखते हैं। अगर वो 22 साल 25 में 25 में संघ का एक तरह से स्थापना हुई और 47 तक 22 साल होते हैं। हम 22 साल अगर जब भी किसी की तुलना करते हैं, आप जब भी किसी का अच्छाई बताते हैं, बुराई बताते हैं, तो आप उसकी तुलना करते हैं कि भाई ये नेता कैलाश विजयवर्गीय बहुत अच्छे हैं तो वो वाले बहुत बुरे हैं, ये मोदी हैं, ये राहुल गांधी हैं। तो जब भी आप जाएंगे मोदी नेहरू, मोदी इंदिरा तुलना होगी। उसके आधार पर ही बीजेपी भी ये दावा करती है, वो जानती है कि अच्छा नहीं है तो वो कहेगी हम सबसे कम बुरी पार्टी हैं। तो तुलना होती है, वो तभी होती है। तो हम जब कोशिश करेंगे, मैंने हमेशा ये सवाल लोगों से सुनता रहा और मैं ढूंढता रहा, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बहुत काम करता हूँ। तो मैं ये सोचता रहा कि कैसे कांग्रेस जो 22 साल में क्या कर रही थी। मेरे दिमाग में जो पहला सवाल था कि शुरुआती कांग्रेस ने 22 साल में क्या किया और संघ ने 22 साल में क्या किया, उनकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, उनके वो लोग कौन थे जो कांग्रेस को स्थापित कर रहे थे, उनके सामने क्या परेशानियां थी और संघ के सामने क्या परेशानियां थी। हालांकि मैंने पहले कोशिश की थी, इनको कहा था कि मैं एक यहाँ पे शो पूरा एक यहाँ पे रखूं और आपको दिखाऊं सारा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसे ही बताऊं। और मैं वो पूरी चीज़ें दिखाना चाह रहा था, वो चेहरे दिखाना चाह रहा था, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। कांग्रेस के बारे में सब जानते हैं, हमने बनाई, लोग ऐसे सुनते हैं,
लेकिन इसलिए मैं बहुत सारे पेज मोड़ के लाया हूँ। मैं इस कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें बता सकूँ जो लोगों को नहीं मालूम है। देखिए, पहले कांग्रेस की स्थापना को लेके बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि क्यों हुई थी। हम साथ साथ संघ की स्थापना पे जाएंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि वो उन सालों में जब कांग्रेस क्या कर रही थी और संघ क्या कर रहा था, ये समझेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। तो अगर स्थापना से पहले जो चीज चल रही थी, एओ ह्यूम जो थे नौकरी से हटाए जा चुके थे, ब्रेक पे चल रहे थे, और ब्रेक के दौरान एओ ह्यूम का एक जो सचिव था, सचिव कम जीवनी लेखक दोस्त, और बाद में वो व्यक्ति कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट रहा, विलियम वेटरबर्न। तो एओ ह्यूम की जो बायोग्राफी में उसने जो वजह लिखी है वो ये लिखी है कि करीब 30,000 उनके पास अलग अलग जगह से सूचनाएं, 30,000 लोगों ने सूचनाएं दी। और वो सूचनाएं क्या थी? पहले जो सूचनाएं होती थी, बाकायदा उन्होंने शब्द यूज किए, गुरु चेला। तमाम घुमंतु जातियां होती थी जो अभी ये जिक्र हो रहा था यहाँ पे, और तमाम सारे जो आश्रम होते थे, उनके संत होते थे, उनके शिष्य होते थे, वो सब लोग आपस में सूचनाएं देते थे। तो उन्होंने सूचना जो दी उसके आधार पे एओ ह्यूम ने एक अपनी गणना की, वो विलियम वेटरमैन को बताई कि सन्यासी विद्रोह बहुत बड़ा होने वाला है, और उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है कि कैसे अंग्रेजों के सब शस्त्रागारों पे कब्जा किया जाएगा, बाजार लूट लिए जाएंगे, जितने भी प्रमुख लोग हैं उनको सबको हटा दिया जाएगा और अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाएगा। ये उसने किया। सन्यासी विद्रोह की बात हुई। मैं वो शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है और सवाल इनके पास है और समय हमें दिया भी गया। तो उसके बाद क्या होता है कि तब जाके कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद लोग सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और इसे बताते हैं कि हम वो गुस्सा अपने ऊपर ले लें। अब जब संघ की स्थापना होती है उससे पहले क्या माहौल था, आपको सबको पता होगा। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन हम उससे और पहले चले जाते हैं। और पहले अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर हेडगेवार का जो फैमिली थी, प्लेग से ग्रस्त होकर फादर मदर डेथ हुई, फिर उनके एक भाई की भी डेथ हुई। उसके बाद वो तिलक के संपर्क में आए, उन्हें लगातार लगने लगा कुछ करना है मुझे देश के लिए, समाज के लिए। फिर एक वंदे मातरम आंदोलन होता है उनके स्कूल में, वो लगातार कोई वंदे मातरम बोल के चढ़ाते हैं और वहाँ से कुछ स्कूल से रेस्ट्रिक्शन होता है। वो कहानियों में मैंने लिखा है कैसे उनको निकाला जाता है। वो शायद 9th में पढ़ रहे थे। उसके बाद लगातार 10वीं क्लास में फिर होता है, वो वहाँ राम प्याली, तो जगह तो बताइए आपको, देवास में है, वहाँ जाते हैं अपने मामा के पास। वहाँ फिर वो जो एक दशहरे का जुलूस होता है, उस दशहरे के जुलूस में वो जाके फिर वही वंदे मातरम वाला करते हैं। वहाँ से भी उनके 2 बच्चों को निकाला जाता है उनके साथ के। फिर इनके खिलाफ एक्शन होते होते रह जाता है, लेकिन इनके मामा का ट्रांसफर हो जाता है। एक बार वो मिठाई फेंक देते हैं, जब ऐसी कई कहानियां थी जहाँ पे मिठाई कब फेंकते हैं, जब एलिजाबेथ का शायद कोरोनेशन का एक वो कार्यक्रम था जिसकी मिठाई बांटी जा रही थी। इसको वो बर्दाश्त नहीं करते और वो लगातार वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है। उसके बाद वो नेशनल स्कूल जो रासबेरी बोस और इन सब लोगों ने खोले थे, उन पर मेडिकल की, उनके थ्रू मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता पहुंचते हैं, और कोलकाता में क्या होता है कि अनुशीलन समिति, यहाँ जो लोग होंगे क्रांतिकारी आंदोलन जो पढ़े होंगे, बहुत लोगों को पता होगा, अनुशीलन समिति उस वक्त सबसे बड़ा बंगाल में, खास तौर पे बिहार बंगाल में बहुत बड़ा संगठन था क्रांतिकारियों का। वहाँ ज्वाइन करते हैं, वहाँ उनको कोर टीम में रखा जाता है, और उसके बाद उनके पास जिम्मेदारी होती है कि वो हथियारों को और पत्थरों को जगह जगह पहुँचाएंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि संघ में क्यों खुला। तो डॉक्टर हेडगेवार का ये नजरिया था कि मुझे कुछ करना है। तिलक के संपर्क में आए, डॉक्टर प्रांजपे थे और भी कुछ लोग थे, उनके सब संपर्क में आए, और फाइनली उन्होंने सोचा कि क्रांतिकारी संगठन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो भाऊ जी काबरे थे उनके दोस्त, बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो गई, लड़के लिए गए। मेडिकल की डिग्री उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने तय कर लिया मेरे पास मेडिकल की डिग्री है, लेकिन मुझे अब देश के लिए अपना जीवन लगा देना है। तो वहाँ पानी लेता हूँ, सॉरी।
तो जो उनके इरादे थे, मैं इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ एक अंग्रेज एओ ह्यूम है जो अपनी सरकार को बचाने के लिए, और ये बात उसने मैंने एक और इसमें कहानी दी है, ऑकलैंड करके एक व्यक्ति था, अधिकारी था अंग्रेज, उसको लेटर लिख के उन्होंने बताया कि भाई जो हमने जोड़े हैं कांग्रेस को खोलने के लिए नेता, उन नेताओं में वो सारे के सारे ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स हैं उनके वफादार हैं, ये लेटर है। और उसके बाद 84 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन नेशनल यूनियन करके एक खोलते हैं संगठन कि भारत में एक ऐसा संगठन होगा जो देश की आज़ादी के लिए काम करेगा, लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं करते, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को वो खारिज कर देते हैं, उनसे बसते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है। तो एक तरफ कांग्रेस खुल रही है जिसे अंग्रेज खोल रहे हैं, और कांग्रेस खुल रही है, वो 38 करीब संगठन थे, वो जमा हो रहे हैं एक मंच पे, तो उनके पास पहले से पूरा का पूरा हर स्टेट में एक अपना नेटवर्क था, अलग अलग संगठन थे, और वो सारे संगठन एक जगह मिले। बाद में वो कांग्रेस हुई, और करीब 15-17 साल तक कांग्रेस मेरे ख्याल से 3 दिन का एक तमाशा रही। 3 दिन के लिए जुटते थे वो लोग, 3 दिन में कुछ कार्यक्रम निर्धारित होते थे, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते थे, साल भर बाद वो छोटी मोटी मांगे करते थे। अब दोनों की आप लगातार तुलना करते रहेंगे, उधर क्या हो रहा है, वो क्रांतिकारी संगठन उनका नहीं चलता, डॉक्टर हेडगेवार के लगता है कि नहीं भाई क्रांतिकारी तो पकड़े जा रहे हैं, अब उसमें राजगुरु को उन्होंने कहीं पे रखा, एक और क्रांतिकारी थे गंगा प्रसाद दीक्षित, एक और मुझे कईयों के नाम हैं जो मैं अलग अलग कहानियों में दिए हैं कि उनकी वो मदद कर रहे थे लगातार, और वो लगातार क्रांतिकारियों की मदद कर रहे थे बैक गेट से, और साथ में सोच रहे थे कि कैसे इस देश को महान बनाया जाए, फिर से विश्वगुरु बनाया जाए, फिर से उतना साधन संपन्न बनाया जाए, और उसके लिए कैसे खाली आज़ादी नहीं, आज़ादी के बाद क्या हो। अगर आप देखेंगे तो एक पीएम मोदी हैं जो चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, प्लस एक व्यक्ति हैं राजीव कुमार से नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि 47 का, वो भी मोदी के गाइडेंस में, लेकिन वो अलग अलग जगह जाके वहाँ बैठे हैं, बॉम्बे, कानपुर बैठे हैं, लखनऊ बैठे हैं, हो सकता है यहाँ भी इंदौर आए होंगे, कुछ लोगों से मिले होंगे, वो अलग अलग फील्ड के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि 1947 में देश विकसित कैसे बनेगा वो इस पे काम कर रहे हैं। तो संघ और कांग्रेस के साथ यही रहा, फिर 17 लोग जुड़ते हैं, आरएसएस का नाम लेते हैं, और अब टाइमलाइन उठाएंगे, हर एक की टाइमलाइन उठाएंगे। मैं यहाँ टाइमलाइन आपको दिखाने वाला था कि 26 में जाके उनकी शाखा एक तरह से विधिवत लग रही है, फिर उसका गुरु दक्षिणा शुरू होती है, फिर पता चलता है कि 29 तक तो 3-4 साल तो उन्होंने अभी तक कोई अपना प्रमुख नहीं चुना था, 29 में जाके सरसंघ चालक उनको चुन लिया जाता है, और वो खुद नहीं, उन्हें नहीं पता था, उनको सरसंघ चालक प्रणाम दिया जाता है, वहां से वो चीजें शुरू होती हैं। और इधर कांग्रेस क्या कर रही थी, वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आप जानेंगे। मैं पहले अध्यक्ष की बात करता हूँ, WC बनर्जी, वो इतने अंग्रेजी दांत थे कि उन्होंने इंग्लैंड में जाके अपना नाम बैनर्जी से बोनर्जी कर लिया था। उनकी वाइफ ईसाई हो गई थी, और जो बच्चे थे, जैसे सुशीला बेटी का नाम था तो उसका नाम सुशी कर दिया गया। ऐसे अब 3-4 वो नाम पढ़ेंगे उनके बच्चों के जो बदले गए, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो सबके नाम बदल दिए गए। और लगातार वो उन्होंने, जब वो उनकी डेथ हुई WC बनर्जी की, तो उन्होंने, हालांकि उनका नाम उमेश था, और वो जब अपनी उनकी जो समाधि थी उस पर उन्होंने लिखवाया कि एक बंगाली ब्राह्मण लंदन विजिट के दौरान मर गया, ये उनकी समाधि पे लिखा हुआ, जबकि पूरी फैमिली ईसाइयत की उसमें रही। आप दूसरे प्रेसिडेंट पे जाएंगे, जितने भी उसमें जाएंगे, अब उनकी बात करेंगे। देखिए हर कांग्रेस अधिवेशन में, मैंने से 5 कांग्रेस अधिवेशन इस किताब में ढूंढे जहां वो वफादारी की शपथ ले रहे हैं, अंग्रेजी वफादारी की शपथ ले रहे हैं, कहीं पे देश की आजादी की चर्चा नहीं हो रही है। अब मैं एक एक के नाम आपको और उनकी वो बता देता हूं कि जैसे क्या किया। WC बनर्जी ने अपने भाषण में बोला हम डिसलॉयल नहीं है, और ये पूरा भाषण इसमें डाला है। ये पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी तो उन्होंने काम बहुत किया, अंग्रेजों को लताड़ा भी बहुत, और आर्थिक जो हमारी लूट की उस पर उन्होंने बहुत बोला। लेकिन बावजूद इसके, ये लोग पूछते हैं कि संघ ने आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, बावजूद इसके वो ब्रिटिश शासन के लाभ बताए थे। जो उनका अध्यक्षीय भाषण था उसमें वो ब्रिटिश शासन के लाभ बता रहे थे। वो सारा का सारा भाषण मैंने कोट इंग्लिश में, बिल्कुल कि वो हिंदी इंग्लिश में उस तरह से रहे कि आप लोग उसे पढ़ पाएं, वो यहाँ पे है। एक, अब जैसे कांग्रेस क्या कर रही थी उस वक्त, जो संघ की जिम्मे बिल्कुल नहीं था। अभी जो वक्फ के जितने इशू हुए हैं, कांग्रेस के अधिवेशनों में
और ये कौन सा अधिवेशन था, मेरे ख्याल से 1906 का अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम वाली बात हुई थी और वक्फ अलल औलाद एक होता था। कांग्रेस लड़ रही थी कि उस वक्फ अलल औलाद को वो क्या था, प्राइवेट वक्फ जो होता है, उसके लिए कांग्रेस वाले ने प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया कि हम प्रिवी काउंसिल जो होती थी लंदन में वहां जाएंगे और वहां जाके इसके लिए लड़ेंगे। तो जो तुष्टीकरण की नीति थी वो यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद तैयब जी आते हैं, जब बनते हैं प्रेसिडेंट, तो तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, वो एक पारित करते हैं प्रस्ताव कि जो कांग्रेस में कोई भी फैसला होगा, वो वीटो पावर देते हैं, कोई भी फैसला होगा उस धर्म के लोगों से पूछे बिना नहीं होगा। यानी हमको यहाँ प्रस्ताव पारित करेंगे तो मुस्लिम अगर कहेंगे कि ये प्रस्ताव नहीं रखना है तो नहीं होगा, हिंदू कहेंगे कि नहीं रखना है तो नहीं होगा। इस तरह से सारी जो चीजें थी उनमें वीटो पावर उन्होंने तब से ही दे दी। तो पूरी जो कांग्रेस है, उसके बाद आप जाएंगे 1901 में गांधी जी आते हैं। अब गांधी जी का मैं एक संघ शिविर में जाते हैं वो 1934 में, और 1901 में गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। उन्होंने क्या क्या किया वहां वो मैं बताता हूँ। 1901 में जब वो पहुंचे कांग्रेस अधिवेशन में, साउथ अफ्रीका में थे, वहां से आए तो वहां वो बोल रहे हैं कि हर एक की रसोई अलग अलग है, हर एक ने चटाइयाँ अपनी तंबुओं के आगे, मतलब अगर कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई जाट है, कोई बनिया है, जाटव है, सब ने चटाइयाँ बिछा रखी कि हम कैसा खाना बना रहे हैं कोई देख भी ना ले। वहाँ सारे बड़े लोग आते थे जो बटन तक लगाने के लिए अपने लोगों को रखते थे। और इधर संघ क्या कर रहा है, वो गुरुदक्षिणा शुरू करता है। 84 रुपीज इकट्ठे होते हैं पहली गुरुदक्षिणा। और कांग्रेस सालों तक चंदा और इन सब पे भरोसा ही नहीं, बड़े लोग सब जो दे रहे हैं पैसा वो उनसे चल रही होती है। आज भी कपिल सिब्बल सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। वो प्रोसेस जो था दोनों का आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने आजादी की डिमांड कब की? 1929-30 में लाहौर अधिवेशन में। और आप लोगों को पता नहीं होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार 1920 में नागपुर में उन्होंने एक प्रस्ताव समिति जो होती थी उसके सामने प्रस्ताव रखा कि देश की आज़ादी की मांग कांग्रेस करे। उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। और आप कहते हो कि संघ से पूछे कि भाई आपने आज़ादी की बात क्यों नहीं की? जब ये बात चलती है तो फैक्ट्स मेरे ख्याल से हम लोगों को बहुत अधूरे पता है। इतने पढ़ने के बावजूद मुझे लगता है कि हमें नहीं पता है, अभी भी बहुत सारी चीजें छुपी होंगी। तो 1929 में क्योंकि नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, दैट्स वाई वहां पे एक बताया गया। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, अभी मैंने ऐसा अध्ययन किया कि मोतीलाल नेहरू से पंडित नेहरू चढ़ रहे हैं और पंडित नेहरू से उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू दिया कि जब लाहौर अधिवेशन से लौट के आए नेहरू जी, तो नेहरू जी का जुलूस निकल रहा था, अंग्रेजी बैंड और ये सब 3-4 बैंड थे, वो आ रहे थे और नेहरू जी घोड़े पे बैठे थे। इलाहाबाद की बात। तो उनसे पूछा गया कि कौन कौन से गाने बज रहे थे, तो बोले मुझे एक गाना याद है। कौन सा? गॉड सेव द किंग, इंग्लैंड का राष्ट्रीय गान। कौन सी आजादी की मांग? आप ये सोचिए कि आजादी की जो मांग कांग्रेस ने की 45 साल बाद, 45 इयर्स, संघ को मिले 22 साल। WC बनर्जी ने, उनके खाते में एक चीज है कि पहली साल में उन्होंने लंदन में कांग्रेस खोल दी। 4 साल बाद संघ की कितनी शाखाएं थी? 17 या 18 नागपुर में, तब जाके वर्धा में खुली। तो ये कंपैरिजन है ना, आपको मिनट टू मिनट करना पड़ेगा, ईयर टू ईयर करना पड़ेगा कि उनके पास कितना पैसा था, इनके पास कितने लोग थे। सालों तो उसको नागपुर, वर्धा और उधर विदर्भ क्षेत्र से निकलने में लग गए। तब जाके 42 में उधर दत्तोपंत ठेंगड़ी कालीकट गए हैं, बंगाल भेजे गए हैं, गुरुजी भेजे गए हैं, शाखा उन्होंने खोली शायद 39 में। और भाऊराव देवरस उधर गए हैं, कानपुर, और उसका लखनऊ, बनारस, काशी। धीरे धीरे जो शुरू हुआ है, और कांग्रेस क्या था, वो सेटअप था। 38 संगठन अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, वो एक सेटअप बना हुआ मिला। उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि हमें करना क्या है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है एक्चुअली इसका जवाब। मेरे पास हर साल का, मतलब फिर अभी सोचिए 45 इयर्स में जाके वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और बीच में कांग्रेस में क्या हो रहा है। 1901 में गांधी आते हैं, वो बताते हैं क्या मिला। 34 में गांधी जी को संघ के अधिवेशन में जाते हैं, अधिवेशन नहीं, वर्ग चल रहा था वहाँ, वर्धा में ही था।
और गांधी जी क्या कर रहे हैं वहां पे कि वो जाते हुए देख रहे थे लोगों को कि कुछ बच्चे आते हैं और मिलिट्री ड्रिल करते हैं और इतने अनुशासित क्यों है। तो गांधी जी अपने एक जो उनके कोई सहयोगी थे उनको भेजते हैं, पता करो। अप्पाजी जोशी थे उस वक्त, वर्धा के संघ चालक थे। और अप्पाजी जोशी गांधी जी से मिलते हैं, उनसे कहा कि क्या है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्ग लगा हुआ है, तो मुझे देखना है, मुझे आना है। वो आते हैं और पूछते हैं कि ऐसे कैसे भाई। तब शायद डॉक्टर हेडगेवार नहीं थे, और गए वो देखने। तो उनकी 3 समस्याएं थी गांधी जी की, 3 पॉइंट थे जिनके आधार पर वो चेक कर रहे थे कि क्या कर रहा है संघ। पहला, जाति देखना था उन्हें कि यहाँ जाति के भेदभाव तो नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस में देख चुके हैं। वो कह रहे हैं जातिगत भेदभाव तो नहीं है, पर वहां देख रहे हैं कि सारे लोग एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, कोई ये नहीं है। सबसे पूछा उन्होंने कि आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, आप कैसे कैसे कर रहे हो, आप कैसे कैसे कर रहे हो। एक दूसरा सब मैं भूल गया हूँ पॉइंट, लेकिन तीसरा था उनका कि मूर्तियां या पोस्टर जो वो तो नहीं है यहाँ पे भगवान की। वही सोच के आए थे कि संघ तो धार्मिक संगठन है, यहाँ तो सारे मंदिरों की जो मूर्तियां मंदिरों में होती हैं वो सब भगवानों की मूर्तियां लगी होंगी। और तीसरा, उन्हें अनुशासन भी शायद देखना, मेरे ख्याल से तीसरा पॉइंट अनुशासन था कि अनुशासन देखना था। तो वो तीनों चीज से बड़े ये खुश हुए कि कम से कम यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होती, और जो काम मैं नहीं कर पाया। उन्होंने पूछा था डॉक्टर हेडगेवार से, पहले पूछे तुमने कैसे कर दिखाया डॉक्टर हेडगेवार। जब डॉक्टर हेडगेवार से मिले तो बोले ये कैसे सब कर दिखाया तुम लोगों ने। तो वो कह रहे हैं कि हम जो करते हैं हमारे लिए शर्त है कि हम निस्वार्थ भाव से काम करें। तुमने कांग्रेस में रह के क्यों नहीं किया, ये गांधी जी का सवाल था। जब तुम कांग्रेस में थे तब ये क्यों नहीं किया, तब उन्होंने, और ये आरएसएस वहीं खड़ा करते तुम। बोले हम तो कोशिश कर रहे थे। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो कांग्रेस के अधिवेशन में ही गणवेश तय हुआ था संघ का, वो एक पूरा उन्होंने कोशिश की थी उस वक्त, लेकिन वो नहीं हो पाई। और जब उन्होंने पूछा क्यों नहीं किया, तो बोले कि कांग्रेस के लोग ना तो अनुशासित हैं और ना वहां पे कोई निस्वार्थ है, वो पॉलिटिकल संगठन है। इस सवाल में, इस जवाब में जो डॉक्टर हेडगेवार ने जवाब दिया है ना, मैं तो थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन एग्जैक्ट जब आप जवाब पढ़ेंगे ना पूरा, वो कह रहे हैं कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है और वो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण इन सब में नहीं है। हम बहुत आगे की सोच रहे हैं। ये एक जवाब था जिससे सारे सवालों के जवाब वहीं खत्म हो जाते हैं कि कांग्रेस और संघ में बेसिकली फर्क क्या था। मैं बारीकी से, मतलब मैंने इतनी डॉक्यूमेंट्स, उनके अधिवेशनों की पूरी प्रोसेस, इस किताब में आप बहुत सारे अधिवेशन की, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनकी प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा। उन कहानियों में मैं कोशिश कर रहा था कि हालांकि डेडलाइन होती थी कि हफ्ते में 5 देनी है, तो जितना हो पाएगा किया मैंने। लेकिन ये जो डिफरेंस आप जाएंगे, आप ऐसे सड़क पे खड़े होकर एक नेता की तरह नहीं बोल सकते हैं। आपको ईयर बाई ईयर जाना पड़ेगा कि उसने क्या किया, 1901 में कांग्रेस क्या कर रही थी, 1991 में कांग्रेस क्या कर रही थी, 92 में क्या कर रही थी। वो 22 साल की जब हिस्ट्री निकालेंगे तो मोटे मोटे आपके पास क्या आता है, 1907 या 8 में वह जूता चल गया था और मुंह पे लगा था किसी बड़े नेता के, मेरे ख्याल से, और वो अलग हो गए। एक व्यक्ति थे तिलक, केवल एक वो कोशिश कर रहे थे, जो भी इनके खिलाफ होता था अंग्रेजों के, उसको वो भेज देते थे लंबा। तिलक गए मांडले जेल, बर्मा चले गए, उनको हटा दिया। बाकी को क्यों नहीं भेजा भाई? अगर वो इतने बड़े नेता थे, अंग्रेजों के बहुत खिलाफ थे, तो उनको क्यों वहीं रखते थे? गांधी जी को 4 साल के लिए भेजा चौरी चौरा कांड के बाद, और मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 साल बाद उन्हें बाहर कि भाई बीमार हैं छोड़ दो, छोड़ दिया। 6 साल के लिए शायद उनको हुआ था, और जल्दी छोड़ दिया था उनको काफी। तो जब ये होता था तब आपको उस तरह से जब जाएंगे कि 1905 में क्या हुआ, तिलक को वहां भेजा गया, उसके बाद तिलक भी थोड़े जब 14 में वापस आए तब तक थोड़े ढीले हो गए, गरम दल लाइन पे लगा दिया गया। फिर क्या कर रहे हैं, अभी ये आरोप लगाते हैं कि मैं यहाँ थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे पॉलिटिकल पार्टी का वो हो रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। जब आप कहते हो कि मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सरकार बनाई कोलकाता में, हालांकि मुस्लिम लीग के साथ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस वाले, मुझे हंसी जब आती है, आम पब्लिक भी इतने फैक्ट्स से छुपाए गए। आपको मालूम है कांग्रेस और लीग ने, मुस्लिम लीग ने 2 अधिवेशन मिलकर किए थे। 2 कांग्रेस प्रेसिडेंट ऐसे थे जो लीग के भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, सबको मालूम है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको, जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, उनको पता है। लेकिन सवाल हर कोई गली से, चौराहे से उठाता है कि भाई ये मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी, उसने ये किया था। आपने मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना आप ही की पार्टी में था, मुस्लिम लीग आप ही ने उसके साथ लखनऊ में जो पैक्ट किया सबको मालूम है, और इतने अधिवेशनों में साथ काम किया।
आपकी मंच से बोला गया। आप सोच नहीं सकते कि जय हिंद का नारा जिसने दिया था, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, जय हिंद का नारा जिस मुस्लिम नेता ने दिया था, कांग्रेस के ही थे, और उन्होंने जो मोपला में जो हुआ उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाना था, अपने हजारों हिंदू वहां काट दिए, एक प्रस्ताव आना था केवल कांग्रेस के अधिवेशन में, वो मंच पे चढ़ गए, वो मंच पे चढ़ गए कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, इसको नहीं हो पाया होने देंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इतनी वो किया, तब जाके वो मोपला का थोड़ा सा पारित हो पाया निंदा प्रस्ताव। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं इन सब अधिवेशनों में जो हुई हैं। लगातार ऐसा होता था कि वहां पे मस्जिद बनाएगी कांग्रेस के अधिवेशन में, सोच सकते हैं, मैंने मैप देखा पूरे कांग्रेस अधिवेशन का, 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में एक मस्जिद बनाई गई बाकायदा, मंदिर नहीं बना कभी आज तक, मुझे कोई मैप नहीं, मैंने उनके मैप देखे अधिवेशनों के, और बाकायदा एक मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, उनको लगा कि बनाना चाहिए तो बनाई। कैसे कैसे लोग थे उस वक्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट्स की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। और जब आप संघ वालों से तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 रुपए दे के एक प्रचारक को, दादाराव परमार थे शायद, चेन्नई भेजा जाता है और कहा जाता है कि इन्हीं में संगठन खड़ा करना है वहाँ। ये ठीक है, 20 रुपए का तब कीमत, आज 1940 के आसपास गए थे, आज कितनी होगी। वो समुद्र पे सोते थे, कितने दिन सोते थे कि कोई मिलेगा। एक दिन उनसे एक लड़का टकराया साइकिल से, वो उसके ऊपर गिर पड़े, उसको चोट लग गई, उसके घर आना जाना शुरू किया, उसकी देखभाल की, वो उनका पहला स्वयंसेवक, उसके दोस्त पहली शाखा, ऐसे शुरू हुआ है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ है कहीं कि थे कांग्रेस में, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे लोग थे, ऐसे ऐसे लोग थे, लेकिन सारी कहानी वहीं तक ठीक थी जहाँ गांधी ने अपनी अंतिम इच्छा रखी थी। उसके बाद चीज़ें गांधी जी के आने से चेंज हुई, बहुत हद तक चेंज हुई, वो अलग बात है, लेकिन वो इशू चलते रहे लगातार। तो जितनी भी चीज़ें थी, समय कम, तो मैं चाहूँगा कि आप और सवाल करें, लेकिन सच ये था कि ये 2 घंटे का नॉर्मल विषय है कि मैं एक एक प्रेसिडेंट को डिस्कस करता, एक एक प्रेसिडेंट की जो बात बताता कि मैं कुछ डायलॉग सर को बता देता हूँ इन लोगों के। एक तो एक पिक्चर आपने वो देखी होगी जो अभी अक्षय कुमार की आई थी, जलियांवाला बाग वाली, वो कहानी पूरी झूठी है। वो केस लंदन में चला, वो जीता नहीं, हार गए, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनको कोई लेना देना जलियांवाला बाग से था नहीं, केवल जनरल डायर पे केस किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब एक लिखी थी गांधी एंड अनार्की, उसमें जनरल डायर की थोड़ी सी बुराई कर दी थी, तो जनरल डायर ने उन पर केस किया था, उसने नहीं किया था जनरल डायर पे केस। तो फिल्में और आपको गड़बड़ कर रही हैं सारी चीज़ें। वो भी एक कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनके वो लोग दिखा रहे हैं। एक तो जिन्होंने सावरकर को सजा सुनाई थी, वो तो मैंने सुना है इंदौर राज्य में प्रधानमंत्री रहे थे, चंदावरकर जी, ऐसा मुझे कहीं सूचना मिली। तो सावरकर को सजा सुनाई थी, वो इकलौते हिंदू जज थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, और बाकी जो अंग्रेज थे। तो वो इतनी चीज़ें जानने को हैं, लोगों को नहीं पता होता। एक ये थे, और उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को अवतार घोषित कर दिया था, वो वाले जो जलियांवाला बाग वाले थे, केरल के थे नायर, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को, अब सोचिए ये 15 साल बाद वो ब्रिटेन की महारानी को अवतार घोषित कर रहे हैं, कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आप दूसरों पे सवाल तो तब उठाएंगे ना। और एक थे जो भारत केवल घूमने आए थे, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया कांग्रेस का, अंग्रेज थे। और फिरोज शाह मेहता का बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने कहा था मैकाले का सपना पूरा हो रहा है, वो दिन आ गया है। आज आप मैकाले की इतनी लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग, एक और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जो, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि हिंदू शासक परिवार के बारे में सोचता है। अब सोचिए, यहाँ विक्रमादित्य भी हैं, यहाँ भगवान राम भी हैं हिंदू शासक, चंद्रगुप्त भी हैं, तमाम सारे हिंदू शासक रहे, वो कहते हैं वो परिवार के बारे में सोचता है, और अंग्रेज शासक मानवता के बारे में सोचता है। ये सब कांग्रेस प्रेसिडेंट्स हैं सारे के सारे। और इनके जब जो बयान होते थे, एक कहते थे कई वायसरायों ने दी हमारी वफादारी की गवाही, अब वफादारी पर कोई सवाल नहीं होगा, ये फिरोज शाह मेहता थे। एक कहते थे कि अंग्रेज शासन अच्छा है, हटाओगे तो रूस आ जाएगा। तो इतने सारे लोग जो ये कहते थे कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजों के शुक्रगुजार रहेंगे, उनके बच्चे भी शुक्रगुजार रहेंगे, और
उनके आने वाले बच्चे भी शुक्रगुजार रहेंगे जो अंग्रेजों ने हमारे लिए किया है। तो लड़ाई थी नहीं, गांधी जी के आने के बाद चीजें थोड़ी बदली हैं, लेकिन आप सोचिए 42 के आंदोलन में सब लोग अंदर थे, ये लोग बाहर थे। तो जो आरोप लगते हैं, अब हेडगेवार जी का ये था, इसके बाद जो कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, वो आगे का सोच रहे थे। वो कभी अपने जो कार्यकर्ता होते थे उनको मना नहीं करते थे कि आप उसमें मत जाओ, लेकिन संघ ने अभी भी वो संघ सीधे आंदोलन में किसी में नहीं आता। जब असहयोग आंदोलन में वो जेल गए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, तो उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह के दौरान फिर वही हुआ कि संघ नहीं आंदोलन भाग लेगा, मैं लूंगा। उन्होंने एक नए व्यक्ति को, डॉक्टर परांजपे थे, उनको सर संचालक बनाया। तब वो 9 महीने के लिए जेल गए, वो सत्याग्रह करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में गए। 42 के आंदोलन में भी, जो 42 का आंदोलन हुआ उसमें सारे कांग्रेसी तो अंदर चले गए, तो बाहर तो कौन कर रहा था? बहुत सारे संघ के लोग थे, लेकिन कहते हैं ऑफिशियली संघ किसी भी आंदोलन में नहीं, संघ के कार्यकर्ता हैं, हैदराबाद का हो, गोवा का हो। और ये इतना बड़ा विषय है कि अगर एक एक आंदोलन में आप जाएंगे कि हैदराबाद में क्या नाराजगी थी, यहाँ क्या नाराजगी थी, गोवा आंदोलन में क्या कर रहे थे, यहाँ यहीं के थे वो रामबाबू महाकाल कुछ नाम था, उनके बारे में मैंने लिखा था, वो गोवा आंदोलन में शहीद हुए थे, राजा बाबू महाकाल। हाँ, पूछिए आप। जैसा कि आपने बताया कि उससे बहुत कुछ स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन में संघ ने अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई है, परंतु फिर भी 79 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को। आज भी जो है वो मीडिया पर्सपेक्टिव से देखा जाए या एक पब्लिक डोमेन में देखा जाए तो संघ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न उठाते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपने जो अभी इस विषय स्पष्ट किया है उससे बहुत कुछ आसानी होगी कि संघ का क्या योगदान रहा है पूरे इसमें। और ये भारत का दुर्भाग्य रहा है कि उस 79 वर्षों में हम संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही उसको पब्लिक डोमेन में या लोगों तक जो है वो नहीं पहुंचा पाए। मीडिया की भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसी भूमिका रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। एक और विषय जिस पर हम बार बार जो है वो चर्चा समाज में होती रहती है वो है कि गांधी हत्या जो हुई है उसमें संघ इन्वॉल्व था, ऐसा बार बार संघ पर आरोप लगाया जाता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? ये क्योंकि कोर्ट, सारी कोर्ट्स उसको वो कर चुकी हैं। मैंने कहा कि लोग, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, लोग कभी भगत सिंह और उस पर सावरकर की तुलना करते हैं पिटिशंस की, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था और वो 2 बार वेबसाइट क्रैश हो गई थी। और वो आर्टिकल था कि भगत सिंह और सावरकर के रिश्ते क्या थे। तो गांधी जी और संघ के रिश्ते क्या थे, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर हेडगेवार के रिश्ते क्या थे? कभी आप पढ़ते हैं इन विषयों पे? क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं जाता। जब सावरकर जेल से बाहर आए थे तो नेहरू जी ने बाकायदा विज्ञापन देके उनका वेलकम किया था। सारे नेताओं ने किया था, नेहरू जी ने भी किया था। और जो उनके आने पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आप कांग्रेस में आ जाइए, कांग्रेस में आ जाइए। तो गांधी जी वहां पे गए 1934 में। उसके बाद उन्होंने ये मिले, डॉक्टर हेडगेवार से मिले। उसके बाद गुरुजी की बात आई, गुरु गोलवलकर जी, वो मिले दिल्ली में। उन्होंने वहाँ पे जो वाल्मीकि बस्ती थी, गांधी जी ने वहाँ वाल्मीकि बस्ती में 600 स्वयंसेवकों को वो किया, संबोधित किया, और उसके बाद सुरक्षा दी उन लोगों ने। तो गांधी जी ने कभी संघ पे कोई सवाल नहीं उठाया। तर्क चलते रहते थे कि भाई ये जाति कैसे है आपको, क्योंकि ये तर्क तो वहां से शुरू हुए थे 1920 के नागपुर अधिवेशन से, जब डॉक्टर हेडगेवार ने पूछा कि आप केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बातें क्यों करते हो, पारसी नहीं है देश में, बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम। तो गांधी जी का जवाब था कि मैं मुस्लिमों को राष्ट्रीय धारा में लाना चाहता हूं, उनको उनके अंदर राष्ट्रभाव जगाना चाहता हूं। तो ये क्लियर है। आप अगर उस वक्त का इतिहास देखेंगे तो अगर सावरकर नहीं लिखते 1857 स्वतंत्र समर, तो आपको पता होता कि कोई मुस्लिम भी लड़े थे कि 1857 में। आपको केवल एक व्यक्ति मिलता है, अशफाक उल्लाह खान। और अशफाक उल्लाह खान की कहानी आप पढ़ेंगे और अंदर जाएंगे, आपको किताब में उतनी पढ़ाई जाती है। शाहजहांपुर जाएंगे तो एक कोठी है, जली कोठी। वो कोठी में आग लगा दी गई थी, उनके नाना की कोठी थी। उन्हें अंग्रेजों का बहुत करीबी बताया गया था। तो उससे बचपन में अशफाक उल्लाह खान के मन में यह आया था कि मुझे इस दाग को मिटाना है। वो दाग को मिटाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कहाँ जाए। तो वो आर्य समाजी लड़के बैठते थे मंदिर में, वो कहते नहीं, वो तो शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं, तुम उनके पास जाओगे। मना किया गया। वो उनके भाई के दोस्त थे राम प्रसाद बिस्मिल,
वो आर्य समाज में थे, वो उनसे मिले, कहा मैं आपको ज्वाइन करूँगा, कोशिश करते रहे, दोनों की अच्छी फिर बाद में दोस्ती हो गई, वो पूरी कहानी है। और बाद में उनको फांसी हुई और वो अच्छे एक व्यक्ति निकल के आए, नहीं तो समाज में नहीं निकलते थे वो लोग, नहीं वो अलग चलते थे, सच यही है। बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग। अशफाकुल्ला खान के बाद तो नाम नहीं मिलता, जो सावरकर ने नाम लिए कुछ 1857 स्वतंत्र समर में। अब उसके पीछे अलग विवाद है कि वो कित को बनाने के लिए लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर को लाना चाह रहे थे या केवल क्योंकि उनका राज खत्म हो गया इसलिए कर रहे थे। लेकिन सावरकर ने बावजूद इसके उन सबको देशभक्त, क्रांतिकारी, सबको यही लिखा है। आप पढ़ेंगे 1857 स्वतंत्र समर, सबकी तारीफ कर रहे हैं। इवन जो अयोध्या की मस्जिद का नामकरण भी उनमें से एक के नाम, कि उनके नाम पर रखा जाएगा, वो भी 1857 में लड़े थे। तो ये जो चीज आप गांधी जी की जो बात कर रहे थे ना, गांधी हत्या की, तो गांधी हत्या को लेके क्योंकि कहीं से एक गॉडसे का नाम आया, कभी संघ के वो रहा करते थे, लेकिन कितने, मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैं वो आर्टिकल लिख नहीं पाया था, कई जगह गॉडसे ने संघ के लोगों को तोड़ने की कोशिश की। जब संघ से निकल गए गॉडसे, तब ये गॉडसे की लगातार कोशिश थी। अब ये लोग कहते हैं कि भाई सावरकर को इतना मानता है संघ, तो सावरकर संघ के साथ मिलजुल के काम क्यों नहीं कर रहे थे? थोड़ा डिफरेंस था, वही कोई नहीं चाहता, डॉक्टर हेडगेवार नहीं चाहते थे कि एक संगठन जो 4 साल में 18 शाखा खड़ी कर पाता है, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाए। और खत्म कैसे होगा? आप अभी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करिए, आप अभी बसों में तोड़फोड़ कर दीजिए और पिस्तौल निकाल लीजिए, कुछ कर दीजिए, आपको उठा के पुलिस बंद कर देगी। कल से उनके जो बच्चे जेल में जाएंगे, उनके बच्चों को मम्मी पापा भेजेंगे नहीं। उनको लंबा जाना था, उनको संघ को इन सब चीजों से बचाना था कि उस पर कोई इस तरह का आरोप ना लगे। तो वो हो रहा था कि लगातार सावरकर का जो संगठन था हिंदू महासभा, उन्होंने एक जगह पे डॉक्टर हेडगेवार का नाम डाल दिया। डॉक्टर हेडगेवार उससे नाराज हो गए कि भाई हम किसी भी ऐसी सशस्त्र सेना में नहीं है। खुद क्रांतिकारियों को शस्त्र सप्लाई करते रहे, बावजूद इसके वो छुप के करते थे, लेकिन वो ओपनली इस तरह की कोई श्री राम सेना में आना चाहते नहीं थे। एक श्री राम सेना बनाई थी, वो भी चाह रहे थे नेताजी बोस कि आजाद हिंद फौज में आए, लेकिन जब आजाद हिंद फौज जब वो मिलने आए इस्तीफा देके, तो पुणे की कांग्रेसियों ने नहीं मिलने दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया हेडगेवार से मत मिलना, ये अब वो पुराने वाले कांग्रेसी नहीं रह गए, तो वो नहीं मिले। उसके बाद दूसरी बार जब वो आते हैं लास्ट में, तो वो बिल्कुल डेथ बेड पे थे डॉक्टर हेडगेवार, उनके सिरहाने बैठ के चले गए, तो वो नहीं हो पाया उस वक्त। लेकिन लगातार सावरकर के जो संगठन थे वो कोशिश कर रहे थे कि उनको लिया जाए, डॉक्टर हेडगेवार नहीं चाहते थे। तो उसके चलते क्या हुआ कि लगातार उनको एक जो सावरकर को लेके होता है, तो सेम गॉडसे उस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे थे सावरकर को। तो गॉडसे ने कोशिश की कई शाखा के स्वयंसेवकों को तोड़ने की, वो चीजें थी। मुझे आधा चीजें मिली, आधी नहीं मिली, मैंने इसलिए कहानी में उनको शामिल नहीं किया। लेकिन ये पक्का था कि उनके साथ अच्छे रिलेशन कई चीजों में, मतलब अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि दिल नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं कुछ बात आ रही है, वो नहीं हो रही। तो वो हो ही नहीं सकता था कि उनका नाम आता, और बाद में हुआ भी, वो हर तरफ से बरी हुए। लेकिन लोग अभी उठा लेते हैं। आज भी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल, ब्रैकेट में लिखा है आइडियोलॉजी जिंदा है। ये गॉडसे की आइडियोलॉजी नहीं है, बस गलतफहमी ये, वो पॉलिटिकल उठता है सवाल। एक और नैरेटिव बहुत चलता है कि संघ में महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता है, या संघ जो है वो एक तरीके से जो है अंतर्मुखी है। तो दो एक अलग अलग विषय आते हैं कि एक अंतर्मुखी है, वो अपनी चीज़ें किसी को बताता नहीं है या ओपन इसमें कार्यक्रम नहीं करता है। हालांकि ये कार्यक्रम तो जो है वो खुले मंच से हो रहा है और हम विचार साझा कर रहे हैं, और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी है। मैं आपको सबको स्पष्ट कर दूं, मैं संघ का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, संघ की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने संघ और कांग्रेस को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है, सालों से पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाऊं। ऐसा नहीं था, मैंने एक कहानी लिखी है, अगर कोई पढ़े आज तक पे जाए तो ढूंढे। 1936 में शुरुआत में जब संगठन खुलता है ना, तो आप उसको शुरू से नहीं कर सकते हो। 17 लोग जमा हो रहे हैं, उनमें कुछ बच्चे हैं, वो जिम करने आए हैं, व्यायाम करने आए हैं, उनको लेके वो शुरू हो गए हैं कि भाई आओ कोई एक संगठन बनाते हैं। तो और कोई उनको जानता नहीं है। मैं कह रहा हूँ 4 साल तो वो वहीं अपने नागपुर में ही खड़े हैं कि अभी हमें शाखा के लिए जगह मिल जाए, मोहितेवाड़ा नहीं मिल रहा है। वो किसी सरदार जी का था, पता चला वो एक जैन साहब थे, उन साहूकार, उनके यहाँ गिरवी रखा है, और उन जैन साहब से लेने के लिए फिर पता चला कि वो कार्यालय में एक मुस्लिम भाई थे, उनका खरीदा गया। तो ऐसे कर करके चीजें जोड़ के खड़ी हो रही हैं। वहां पे वो अचानक सोच लें कि महिलाएं, तो एक महिला खुद आई, उनके 2 बच्चे आते थे, वो खुद उनके बच्चे आते थे शाखा में, तो उन्हें लगा कि बच्चे कुछ अलग दिखते हैं। ये मेरी कहना नहीं मानते हैं, लेकिन जब भी शाखा वाखा की बात आती है तो बड़े अनुशासन में दिखते हैं। बोले कौन हो तुम, कहाँ जाते हो, कि मुझे मिलना है, उनसे मिलवाओ। बच्चे दोनों उन्हें लेके गए। अच्छा वो कौन, उनके पति की डेथ हो गई थी और उनके
7 या 8 बच्चे थे मेरे ख्याल से, और वो महिला परिवार से अच्छी थी, तो लेके गए, और जिन्होंने पहला संघ एक तरह से पहली बार महिला शाखा शुरू की, पहली बार तो उन्होंने भी टाला कि नहीं अभी तो हम सोच ही नहीं रहे, तो सोच नहीं रहे। अभी कोई कह दे कि भाई बजरंग दल तब क्यों नहीं शुरू किया, अधिवक्ता परिषद क्यों नहीं शुरू की, तब विद्यार्थी परिषद क्यों नहीं शुरू किया। वो क्रमिक विकास है, कांग्रेस की तरह ऐसे लॉन्च नहीं हो गया कि 38 संगठन मिलकर लॉन्च कर दें। वो क्रमिक विकास हो रहा है कि सोच नहीं रहा आदमी कि महिलाओं का क्या करें। फिर बाद में उनको ये बोला कि अगर आप आएंगी तो कर देंगे, तो कहते मैं आती हूँ। उस उम्र में मतलब 7-8 बच्चों की माँ होके वो साइकिल चला रही हैं, साइकिल चलाना सीखा उन्होंने, अंग्रेजी बोलना सीखा, लिखना पढ़ना सीखा, और तब एक संगठन इतना। फिर एक दिन वो कराची गई, सिंध में जब देश की आज़ादी का समय चल रहा था, विभाजन का, तो सिंध की महिलाएं वहाँ रो रही थी, दुखी थी कि भाई हम कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। उनको सांत्वना देने के लिए वो यहाँ सोचिए, यहाँ से पूरा प्लेन जा रहा है, वो केवल मुस्लिम्स भर के जा रहे हैं, 2 अकेली महिलाएं जा रही हैं उनके बीच में। वो बहुत बहादुर थे। आप सोचिए संघ में ऐसी महिला आएगी, कौन मना करेगा। आज कौन मना करता है, हजारों महिलाएं जो काम कर रही हैं, हमारी तमाम हमें मिलती रहती हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम कर रही हैं। कितना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया है उन्होंने अकेले। HB भाई केलकर नाम था उनका, तो इतना बड़ा संगठन खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि, और जो आप बात दूसरी कर रहे थे कि बोलता नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसका जवाब वो लोग नहीं देते। मैंने इतना फील किया, तो साइकोलॉजिकल बहुत होता था कि आपको भरोसा ही नहीं है, सही इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है, सही चीजें नहीं बताई जा रही हैं, आपकी जो अपने देश की सरकार है वो विदेशियों जैसा बिहेव कर रही है आपके साथ। आपको शुरू में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आपको गांधी हत्या में फंसा दिया गया, गुरुजी को जेल में डाल दिया गया। कैसे उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं ने जब गिरफ्तारी दी तब जाके आए, फिर उन पर प्रेशर बना रहे हैं, हर बात पे प्रेशर बना रहे हैं। और उसके बाद जब वो सोच रहे हैं कि किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें, वो धीरे धीरे अपना काम कर रहे हैं, वो खुल रहे हैं, धीरे धीरे वो आ रहे हैं। उन्हें लगता है कुछ चीज़ें हर परिवार में होता है कि भाई ये चीज़ बाहर नहीं बतानी, तो वो चल रही है, क्योंकि नेपथ्य में कई चीज़ें चल रही होती हैं जिनमें कुछ कुछ करना होता है, और वो नहीं हो पा रहा है, तो वो उनको नहीं लग रहा है तो नहीं बतानी जो चीज़ें। ऐसा नहीं था कि ये कोई इससे कोई फायदा वो लेना चाहते हैं, और ये दबाव पड़ा बहुत सारा कि आप बोलिए, सामने आइए। उनको ही लगता था हमेशा जो एक लाइन में जवाब है कि उनकी बात को वैसे नहीं पेश किया जाएगा। मुझे ध्यान है, मैं न्यूज़ 24 में था, इंद्रेश जी थे, और इंद्रेश जी उस वक्त बहुत चर्चा में थे, CBI ने बुलाया और ये वो, तो जो साध्वी प्रज्ञा वाला कांड चल रहा था उसमें इंद्रेश जी की CBI पेशी हो गई थी। अनुराधा प्रसाद थी न्यूज़ 24 की मालकिन, उन्होंने कहा मुझे इंद्रेश जी का इंटरव्यू दिलाओ। पहला इंटरव्यू था उनका, टीवी इंटरव्यू, और इंद्रेश जी आए, तो इंद्रेश जी की एक शर्त थी। अब ये देखिए, सोचिए, इतने बड़ा अधिकारी हैं, 3-4 संगठन उन्होंने खड़े कर दिए। उनको टीवी वालों से, टीवी क्योंकि नया नया आया था, उनको डर था, मुझे सन ध्यान नहीं है, और वो बोल रही थी कि मेरी एक लाइन कटेगी नहीं, आप चाहे 10 मिनट का इंटरव्यू करो या 20 मिनट का करो या 40 मिनट का करो, कटनी नहीं चाहिए। ये शर्त थी इंद्रेश जी की। तो पहला इंटरव्यू था, किया, वो आया, इग्नोर की थी सुमित अवस्थी। उसके बाद मैंने सुमित जी को पूछा, मैंने कहा आप करोगे शायद आज तक में, तो बोलेंगे हाँ कर लूंगा, लेकिन बोले यार अब पहला उनको दिला दिया तुमने। तो मैंने कहा नहीं, अब भाई मैं जहाँ काम कर रहा हूँ पहले तो वहीं दिलाऊंगा। तो ये ऐसे हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका डर है ये कि एक आप पे भरोसा नहीं। सच में मीडिया पे भरोसा करने की उस वक्त बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो बाद में पता चल रहा है वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना कर रहे हैं। जब मैंने स्ट्रीम बोलना पढ़ना शुरू किया तब उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने लिखना बंद किया, और होता था ये बहुत कुछ हुआ है जो लगातार गलत खबरें। मैं बताता हूँ, हम मुस्लिम शब्द नहीं लिख सकते थे, आज बोल रहे हैं। हम अल्पसंख्यक जैसे वर्ड इस्तेमाल करते थे, हम बोल ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। दंगा हो रहा होने दो। न्यूज चैनल की, मैं न्यूज चैनल में काम किया है, बॉस का आदेश होता था कि दंगा हो रहा है होने दो, आप भड़का दो ऐसे दंगा की खबर चला के। अब वहाँ हजारों मर जाए, कोई खबर नहीं चल रही टीवी पे। सोचिए ये हुआ, कितने दंगे ऐसे हो गए जो खबर नहीं चलती थी मीडिया में। आप मुस्लिम शब्द लिख नहीं सकते, विशेष समुदाय, अलग समुदाय, ये समुदाय वो समुदाय करते थे ना, देखा होगा आप लोगों ने। वो सब ये क्यों करते थे? वो खास तरह का इंडिया चाहते हैं, अपना वोट बैंक बचाए रखना चाहते हैं। ये हुआ गुजरात दंगों में, क्या हुआ? सच्चाई नहीं सामने आ रही है चीजें कि हो क्यों रहा है। हम बहुत कहते थे भाई गोधरा की बात क्यों नहीं कर रहे हो, पोस्ट गोधरा बात क्यों कर रहे हो, पहले गोधरा की तो बात कर लो, नहीं करते थे तो होता था। तो ऐसे में संघ को जब भरोसा ही नहीं होगा कि सामने हमारी चीजें, जो चैनल्स में बैठे हैं लोग वो सही, वो ये कहते हैं कि आप दोनों तरफ की चलाओ, वन साइड मत चलाओ।
आज अर्नब जब मन होता है मोदी को भी ठोक लेता है ना। आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने कहा कि एक वामपंथी विचारधारा जो है वो लंबे समय तक एग्जिस्ट रही और कहीं ना कहीं अभी भी वो जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी नहीं, अभी भी 80-90% मीडिया में, न्यूज चैनल्स में खासतौर पे 80% तो पक्का वही लोग हैं। तो फिर अब जब ऐसी चीजें जिससे भारत का स्वाभिमान बढ़े, ऐसी चीजों को जब शिक्षा में इंक्लूड किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, कुछ सिलेबस अपडेट किए जाते हैं, तो फिर संघ पर एक नया आरोप लग जाता है कि वो शिक्षा का भगवाकरण कर रहा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये सेम सवाल है, वही कहते हैं ना कि जेम्स मिल की एक थ्योरी थी बहुत लंबी, कहते हैं कि वो चलती रही। अब आपको बहुत सारी चीज़ें, मुझे हंसी आती है कि लोगों को पता ही नहीं होती। अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा था, मतलब मुझे एक लिस्ट बना के लानी चाहिए थी लंबी कि वो कैसे होता था। अकबर महान, लेकिन अकबर का जो फतेहनामा है, चित्तौड़ फतेहनामा, वो पढ़ लीजिए, बस समझ में आ जाएगा अकबर कितना महान था। जो उस व्यक्ति ने हजारों कत्ल करवा के वहाँ कहा मैं गाजी हूँ, मैं पूरी दुनिया को मैं इस्लाम फैलाऊंगा, मैंने इन लोगों को मार के ये सब किया है, वो कह रहा है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें थी। जहांगीर सोने की वो कौन सी, इंसाफ की जंजीर, और जहांगीर के बारे में फादर मानसेरात ने लिखा है। क्या लिखा है कि जहांगीर के समय में एक वो होता था, पिंजरा होता था बड़ा वाला, और वो पिंजरा जो है हमारे किसान जो काम कर रहे होते थे, ये इनकी सेना जाके वहाँ खेत में रख देती थी, उनको पकड़ पकड़ के पिंजरे में डाल के, एक देश होता था शायद कोई पर्थिया या कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त नाम उसका चेंज हो गया होगा। तो एक कहावत चली थी कि इंडिया से दास और पर्थिया से घोड़े, बदले में घोड़े आते थे। अब सोचो हजारों आदमी ऐसा, हम लोग अभी मैं आया हूँ इंदौर देने, और पता चला कि मुझे उठा के वहाँ दास बना के भेज दिया गया, ये लौटे ही ना कोई आदमी। ये करते थे वो लोग। शाहजहां ब्राह्मण का एक का, उसने केवल इस्लाम के बारे में सवाल उठा दिए थे, उसको जिंदा जला दिया था शाहजहां ने। आज अब उसकी बात करते हो कि उसने वो किया, तो शाहजहां, मैं तो खैर आगरा रहा हूँ, पढ़ा हूँ वहाँ पे, आप देखो ना भाई, ये ताज बनाया है ताजमहल, कभी जाके यहाँ दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखो आप माउंट आबू पे। जस्ट उससे मैंने हिसाब लगाया था कि उस जमाने की जो मुद्रा होगी उस हिसाब से 5 से 7 गुना ज्यादा महंगा बना हुआ है। और वो नीचे रणकपुर के जैन मंदिर है, नीचे जाके देखिए बहुत सुंदर है, कैलाश मंदिर, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, पर उन्होंने ताजमहल को उन्हें अपलिफ्ट करना था, उन्होंने उसे उठाया, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे बनाया कि 8वां अजूबा है। और आपको यकीन नहीं होगा, उस वक्त का इतिहास निकालिए कि उस वक्त इंडिया में अकाल पड़ा हुआ था, वो बंदा ताजमहल बनाने में लगा हुआ था, हजारों लोग मर गए थे उस वक्त, उसको ताजमहल बनाना था। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे सामने प्रोजेक्ट की गई, ये महान है। औरंगजेब के बाद वो सब खत्म कर दिया, एक औरंगजेब को गाली दे लीजिए, बाकी की तो मुगल थे भाई, उनको पढ़ाओ, किसको किसको माधवराव जो कौन थे, महाजी सिंधिया ने उठा के ऐसे उठा के दूसरा बना दिया था राजा। बाजीराव 500 घोड़ों में आया, वो जाके करके, बाजीराव हमारे यहाँ फिल्म वाले बनाते हैं तो उसे आशिक बना देते हैं। जनरल मांटगोमरी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वो थे सेनापति, उन्होंने अपनी वॉरफेयर पे किताब लिखी है, वर्ल्ड वॉरफेयर पे, उसमें बाजीराव का जिक्र किया है, ब्लिट्जक्रिग जो टेक्निक होती थी उसकी। अच्छा दिखाई भंसाली ने भी है कि भंसाली उसको एक सीन में निपटा देते हैं ब्लिट्जक्रिग को, वो जो घोड़े के साथ ऐसे जाता है और ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया फतेह हो गई, पूरा युद्ध जीत लिया। ब्लिट्जक्रिग टेक्निक होती थी कि आप बिजली की गति से एक पॉइंट पे अटैक करोगे, पूरी जान वहीं लगाओगे, बाकी सेना छोड़ दोगे, और भेद दो है। वो वर्ल्ड भर के जो वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं बाजीराव को, यहाँ बाजीराव को जानता नहीं है, पिक्चर के बाद आने के बाद जाने, फिल्म आई तब जाने, वो भी क्या कि आशिक मस्तानी का, उसकी बात ही नहीं हो रही है कि वो कितने युद्ध लड़ा, कैसे जीता। 40 साल का लड़का जिसकी वजह से 20 साल, और 20 साल महाजी सिंधिया ने अंग्रेजों को पीछे किया, इतनी जगह जो काम किया, तो वो हम लोग उन्हें पढ़ नहीं रहे, उन नायकों को जान नहीं रहे, गुमनाम नायकों को जान नहीं रहे हैं। अभी भी रासबिहारी बोस और कभी बागा जतीन को पढ़िए। एक आखिरी प्रश्न के साथ जो है वो इसको अपन विराम देंगे। मेरा प्रश्न है कि जब इस प्रकार के मीडिया में नैरेटिव्स आते रहते हैं, समाज में नैरेटिव्स आते रहते हैं, तो इन नैरेटिव्स को दूर करते हुए सही चीज़ को स्थापित करने में अपनी भूमिका, संघ तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है, संघ तो जो है कर ही रहा है, लेकिन समाज को और मीडिया को क्या करना चाहिए, या समाज को क्या करना चाहिए ताकि इस प्रकार के जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं इससे थोड़ा सा हम उबर सकें? ये मुश्किल होता है कि आप खुद फैक्ट चेक करें, क्योंकि सारी मूल किताबें, हालांकि अभी सोशल मीडिया और ये सब
इतना इंटरनेट का वो हुआ है, अगर थोड़ा भी ज्ञान से लोग जाएं तो वो खुद पढ़ सकते हैं, खुद चीज़ें ढूंढ सकते हैं। पढ़ना लिखना ही एक समस्या का इलाज है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूल सोर्स पे जाएं। मूल सोर्स पे जाएंगे, समझेंगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का एक मूल सिद्धांत ये है कि अगर वो अपनी बुराई कर रहा है, जैसे गांधी जी ने अपनी बुराई की, क्या बुराई की? मैंने सिगरेट पी या बीड़ी पी, मैंने मांस खाया, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लड़की के यहाँ लेके गया, इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। तो लेकिन आपने वो सच मान लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए केवल उतना ही किया। ऑटोबायोग्राफी का रूल है ये, आदमी अपनी बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई मान लीजिए कि बुराई कर रहा है तो मान लोगे इसने की होगी, लेकिन ये मत मानिए केवल इतना किया। अब गांधी जी ने उसमें क्या छुपाया? गांधी ने छुपाए वो जो सारे इंसिडेंट है ना, ये जितने भी हरकतों वाले, ये सारे इंसिडेंट एक ही आदमी से जुड़े हैं। एक ही दोस्त था वो, उनके भाई का दोस्त, मुस्लिम था वो, इसलिए उसका नाम नहीं बताते वो। और वो हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोगों ने ढूंढा कि यार ये आदमी तो वही है, सेम बंदा है। और उस अगर आपने सत्य के प्रयोग पढ़ी होगी गांधी जी की, तो आपको ध्यान होगा कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो वही दोस्त उनका, अब वो बताते तो नहीं है वही वाला है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको, वही दोस्त है एक सिंगल, वो लड़की लेके आता है और दरवाजा बंद कर लेता है ऊपर, और गांधी जी ऑफिस में होते हैं, बाजार से लेके आता है। गांधी जी का क्लर्क पहुंचता है उनको बताने की वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, आपका तो बहुत नाम हो गया यहाँ पे। वो पहुंचते हैं, उसको खटखटाते हैं, खोल खोल, नहीं खोलता, तो वो कहते हैं मैं ठीक है, मैं पुलिस को फोन लगा रहा हूँ। तो तब दरवाजा खोलता है, एक लाइन बोलता है, अगर इंग्लिश वाली पढ़ी होगी तो आई विल एक्सपोज यू मोहन, एक लाइन बोलता है वो, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा मोहन चंद। और वो लाइन थी जो मुझे ट्रिगर करती है कि गांधी जी ने इसलिए तो ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी। मैं बहुत वैसे सम्मान करता हूँ, और लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर वो और कुछ बताते हैं, मैं तो गांधी ने सोचा होगा मैं खुद ही बता देता हूँ थोड़ी सी चीजें, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई, वरना वो क्यों छुपा रहे थे? एक ही लड़का उन्हें सिगरेट पिला रहा है, एक ही लड़का उन्हें वो कर रहा है, लेकिन कहीं भी उनको जोड़ते नहीं है, वो ये नहीं बताते कि वो एक ही लड़का है। तो ये रूल है, ऑटोबायोग्राफी का रूल ये है कि वो जो बुराई बता रहा है उसे मान लो, लेकिन उसमें और ढूंढो अगर आप जा रहे हो। सेम आप जिन पे भरोसा करते हो कि भाई ये वाले सबूत हैं, उनको मूल पे जाइए, कभी भी मूल किताब पे नहीं जाओगे आप। और हमारे संग ये समस्या है, मेरी चंद्रप्रकाश द्विवेदी से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा था कि आपने ये कैसे बना दी फिल्म जो बनाई पृथ्वीराज चौहान, कौन सा लिया? कि मैंने पृथ्वीराज रासू से बनाई है। मैंने पृथ्वीराज रासू कहाँ से उठाया? कि बनारस में रखा था मैं वहाँ पे। मैंने कहा बनारस में जो रखा था उसको जिसने सहेजा था वो 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक ने वहाँ कोलकाता म्यूजियम में वो काम कर रहा था, चोरी में पकड़ा गया, वो जेल चला गया, और उसके साथी ने लंदन में आत्महत्या कर ली। ये वही पृथ्वीराज रासू था। उनकी हवाइयाँ उड़ रही थी, मतलब वैसे यार ही मुझे पता नहीं था, तो वैसे दोस्ती है, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारा कोई भी जो पुराना जो ग्रंथ है वो सही से सहेजा नहीं गया है हर, इसीलिए उसमें पहले ऋग्वेद का पहला और 10वां जो पार्ट है उनमें समय गड़बड़ मिलती नहीं है। मनुस्मृति हो, रामायण में उत्तरकांड पे भी सवाल उठते हैं कि जब श्रुति फल हो गया युद्धकांड के बाद ही, तो ये उत्तरकांड कहाँ से आया, जिसमें सीता जी वाला जो एपिसोड है वो उसी में, अग्नि परीक्षा वाला। तो है ये सवाल उठेंगे, इसलिए आपको पढ़ने लिखने की बहुत आदत डालनी पड़ेगी। और इस वक्त ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया का मिसयूज तो बहुत हो रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको लेके, हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं है वैसे भी। सबसे बड़ी बात कि खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। हमारे संग में एक बड़ी समस्या मेरी पीढ़ियों की निकली है कि हम लोग आपस में, हम भी मानते नहीं इंडिया कर सकता है। अभी कल यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने बोला कि इंडिया के मैथमेटिशियंस थे, यूरोप उनका शुक्रगुजार है, आज यूरोप जो कुछ है उनकी वजह से। लेकिन हम लोग नहीं मानते इंडिया कुछ नहीं कर सकता, हम ये मानते हैं कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त के टाइम पे जीडीपी थी 34% थी, सोचिए पूरे वर्ल्ड की जीडीपी मिला के। सोने की चिड़िया जो कहते हैं ना, सोने की चिड़िया मजाक उड़ाते, मजाक नहीं था वो, मजाक नहीं था। तो हिस्ट्री में जाइए, फैक्ट्स निकालते हैं लोग। अब जिसको भी आप मानते हो उनको पढ़िए तो जानिए। तो ये भी, वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे एक मिलने वाले एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरी ये किताब पढ़ के एक टाइटल रजिस्टर्ड कराया, विष्णु शर्मा को फांसी दो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में ये सब किया, तो वो उन्होंने एक टाइटल रजिस्टर्ड कराया। तो कई बार क्या होता है कि आप जो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं,
मैं ये नहीं कहता कि मैंने की आओ सवाल, मेरे तो 4 साल हो गए, अभी तक तो किसी कांग्रेस ने उठाया नहीं सवाल। तो मूल पे जाओ। मैंने इस किताब के लिए मूल पे गया। मूल मतलब जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, उनकी जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, मिनट टू मिनट ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। और बड़े ऐसी प्रोसीडिंग्स में मुझे बड़ी दिलचस्प बात पता चली कि जिसने सावरकर, जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने डिमांड की कि सावरकर को छोड़ दिया जाए, अंग्रेजों से डिमांड की थी एक बार, उसी अधिवेशन में सावरकर को सजा देने वाले, शायद वो इंदौर के प्रधानमंत्री रहते, उनके लिए उनकी मौत हो गई थी शायद, उनके लिए श्रद्धांजलि दी। तो ये मिनट टू मिनट आप जब पढ़ते हो इन चीजों को, तब निकल के आता है। तो समय चाहिए और रुचि चाहिए आपकी, नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लोग मूर्ख बनाते रहेंगे। ये होता रहेगा। बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए। मैं अगला मंच को सौंप रहा हूँ।